आप देख रहे हैं सूर्या टाइम्स। अभी मैं पहुंच चुका हूं विकास जी के घर। ये विकास जी जो है इस बार एसडीएम बने 67 बीपीएससी में। और सबसे पहले मैं जो एक पिता के लिए गर्व का विषय बताया, तो मैं सबसे पहले उनके पिता से पूछना हुआ, सर बधाई हो, आपका लड़का जो एसडीएम बने, कैसा लग रहा है? अब इससे ज़्यादा खुशी की बात तो है ही नहीं। वैसे हम भी जब 3 बार बीपीएससी क्वालिफाई किए थे और नहीं हुआ, तो उस समय लगा जो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। और वैसे हम एजी ऑफिस में ऑडिटर के रूप में थे, और एजी ऑफिस से रिटायर्ड सीनियर ऑडिट अफसर के रिटायर्ड हो गए हैं। और हमारे बेटा बीपीएससी में आना ही नहीं चाहते थे। वो चूँकि बंगलौर में इंजीनियर थे, अपना उस तरह के वातावरण में रहे थे, तो हम बार बार यही कहते थे जो बिहार में भी एक जॉब होती है, वो प्रतिष्ठा उसी पद पर मिलेगी। आप प्रयास कीजिए। लेकिन भगवान आज सफल किए, तो इससे खुशी की बात क्या हो। पिता के लिए काफी गर्व का विषय। गर्व की बने गर्व की। एक बात है कि जो आपने सपने देखे उसे इन्होंने पूरा जो हम नहीं कर सके, हमारा बेटा वो सफल करे। कैंडिडेट से बाद में जानेंगे, पर उनके माता पिता की खुशी जो है ना बहुत ज़रूरी होती है। तो माता इससे जानेंगे विकास कुमार जी के कि आंटी जी कैसा लग रहा है? अब बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, इतना खुश है बहुत। हाँ, बेटे पर भी गर्व हो रहा है। हाँ, और आपको भी लगा कि जो पति का सपना था? हाँ हाँ, बेटा कर दिया पूरा। हाँ हाँ। चलिए विकास जी, बहुत बहुत आपको बधाई हो। थैंक यू। काफ़ी बड़ी उपलब्धि है और राज्य और समाज के लिए निस्संदेह आप काफ़ी अच्छे काम करेंगे। तो सर फिर से वही मेरा मीडिया का जो फेमस सवाल होता है, कितनी खुशी हो रही है, क्या हो रहा है, कैसा फील हो रहा है, वही सवाल कैसा लग रहा है? जी बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा सिलेक्शन एसडीएम के रूप में बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में हुआ। ये बहुत ये ये एक ड्रीम जॉब है मेरे लिए, और मैं बहुत भगवान का थैंकफुल हूँ कि मुझे ये मौका दिया गया। और मैं प्रयास करूँगा कि जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी में मिले उससे मैं जस्टिस कर पाऊँ, और लोग जो सोसाइटी को कुछ रिटर्न, मुझे इतना कुछ मिला है तो मैं सोसाइटी के लिए भी कुछ अच्छा कर पाऊँ। सर जी, तो ये कैसे हुआ विकास कुमार जी जो है एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट फिर दुबई जाता है और दुबई से बिहार में आकर और सीधा एसडीएम, ये सफ़र कैसा है, ये बताइए सर। काफ़ी मोटिवेशनल हमें समझ में आया। जी ये थोड़ा सा उतार चढ़ाव भरा सफ़र है। जब जी मैंने मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से प्रिंटिंग एंड मीडिया टेक्नोलॉजी में इंजीनियरिंग की, और मेरा कैंपस प्लेसमेंट दुबई की एक कंपनी में हुआ। और वहाँ पे मैं एज ए सुपरवाइज़र काम करता था, और वहाँ लगभग मैंने 2 साल काम किया। उसके बाद फिर मैं बेंगलोर आना हुआ, तो बेंगलोर में मैं जॉब में था। एक्चुअली ऐसा होता था कि मैं बहुत बार बीपीएससी का फॉर्म तो भरता था बेंगलोर में रहने के क्रम में। 60 और 62 वाला फॉर्म मैंने भरा है। हाँ, 64th वाला भी भरा है, लेकिन कभी मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया था। इनफैक्ट यहाँ तक, और फिर मैं बताना चाहूँगा, हम लोग यही बात कर रहे हैं, तो जब कोरोना का समय हुआ तो उस वक्त ये हुआ कि अब क्योंकि पिताजी चाह रहे थे मैं पटना में रहूं, तो पटना में रह के मैंने उस क्रम में दरोगा का फॉर्म भरा। दरोगा आपने फॉर्म भरा? तो 2 बार लग रहा है आपका एक कोरोना ही है। जी उससे पहले मैं जब बेंगलोर में था तो फॉर्म भरता था। हाँ, फॉर्म भरता था, लेकिन आके एग्ज़ाम कभी नहीं बीपीएससी का देता था। यहाँ आके भी मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैं 67 में मैं सफल हुआ हूँ, 66 में मैंने पढ़ के नहीं दिया, इसलिए क्योंकि मुझे लग रहा था कि बीपीएससी मुझसे नहीं हो पाएगा। और जब लास्ट ईयर मेरा दरोगा में दूसरी बार, मतलब पहली बार भी मैं फिज़िकल में क्वालिफाई नहीं हो पाया, दूसरी बार में जब दरोगा में सब इंस्पेक्टर में मैं फिज़िकल में क्वालिफाई नहीं हो पाया, तब जाके मैंने ये फॉर्म को इसको हाँ सीरियसली लिया और एग्ज़ाम दिया। दरोगा नहीं होना एसडीएम जी आप ये बोल सकते हैं, क्योंकि दरोगा में सिलेक्शन होता तो शायद सीनियर कुछ और होता। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, जब पहली बार मैं सब इंस्पेक्टर दरोगा का एग्ज़ाम दे रहा था तो उस वक्त 66 था। तो मैंने इसलिए बस, क्योंकि मैं उस बिहार स्पेशल और करंट मुझे पढ़ना, मतलब बिहार स्पेशल बस अलग से पढ़ना था, तब भी मैंने नहीं पढ़ा कि मुझे लग रहा था कि बीपीएससी मेरे हाँ तो जी दरोगा मैं कर सकता हूँ। सच यही है। और यही कहे जो हम जब ये स्टूडेंट था, तो हमारी सबसे इंटेलिजेंट बिगिनिंग से, जब पहला में था तो पहला स्कूल से जब आता था तो पहले होमवर्क ही पहला कंप्लीट करता था, तब खाना खाता। आज यही था जो ये सिविल सर्विस के तरह करें, और इंजीनियरिंग से हमारा नहीं था जो मैट्रिक करेंगे, पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन
करा देंगे, हिस्ट्री सब्जेक्ट दिला देंगे जो इंजीनियरिंग किसका जोर था? ये अपने नेचर से जो हम इंजीनियरिंग हम लेंगे। पिता का तो था कि हमसे नहीं होता हम बेटा करे, मन में कसक था कि बीपीएससी करे, लेकिन इंजीनियर आप बनने के और देखिए, और भगवान की लीला भी ऐसी हुई कि वापस मैं उसमें आ ही गया और मैं यहाँ जी वापस मैं यहाँ तक पहुँचा। आंटी जी आप बताइए कि थोड़ा सा आगे आप ये बताइए कि जब विकास जी वहाँ से आए, इंजीनियर विकास जी बोलेंगे तब के, है ना, तो कोरोना में जब आए और इनका जब दरोगा भी नहीं हुआ, तब किस टाइप के लोग बोल रहे थे और कैसे माहौल था? इनके विचार कैसे थे लोग इनके बारे में? क्या इनके बारे में तो यही कि नहीं हुआ तो फिर अगले बार होगा। ये आप लोग का था? हाँ। और जो पड़ोसी होता है रिश्तेदारों की जो बात हाँ हाँ होता है कि लड़का को नौकरी छोड़ा के बोला ये हाँ कि पढ़ेगा कि नहीं पढ़े, होगा कि नहीं होगा, इसका कोई माने गारंटी नहीं। नौकरी छुड़वा दिए और बुला लिए, नहीं हो रहा है अब। अब इस दरोगों नहीं, अब इसका भविष्य क्या होगा? हमारी बहन भी रिजल्ट से पहले भी कही जो काहे नौकरी छोड़ा दिलक, मैथिली में जो नौकरी क्या छोड़ा दिलक, केहन बढ़िया तो बंगलोर में नौकरी करते रहे, अब ये में हेते कि नहीं हेते तुम उसमें भी 2 बार दरोगा फेल हो गया। देखिए, मैं तो अभी एसडीएम बना हूं तो मुझे जो इज्जत मिला है, लेकिन मैं आपको बताऊं, जब मैं दरोगा के क्रम में जब फिजिकल दे रहा तो उस वक्त मुझे काफ़ी वो मिल रहा था, मेरे लिए वो भी बहुत बड़ी बात थी। जी वो भी बहुत बड़ी बात थी उस वक्त, लेकिन भगवान को कुछ और मंजूर था और मैं भगवान को मंजूर था कि इंजीनियर विकास कुमार जो है वहाँ से एसडीएम विकास कुमार जी और चूंकि माँ बाप का जो आशीर्वाद होता है वो लग जाता है, ना सबका मन में था कि हमारा बेटा सिविल सर्विस करे, जरूर लेकिन आप बीच में से कभी इंजीनियरिंग करते, लेकिन फिर से कोरोना आया और पापा को बुला लिए। कभी कभी लाइफ में कोई टर्निंग पॉइंट आता है जहाँ से जीवन का एक नया अध्याय खुलता है। जी तो फिर इसी दरोगा के एग्जाम देके फिर ही चल जाता। ऑब्वियसली बात है, अगर लॉकडाउन नहीं लगता नहीं जी तो आप चल जाते हैं। देखिए, और मजबूरी हो कि आप करें क्या? देखिए, फॉर्म तो भर दिए हैं। इसीलिए मैं कहना चाहूँगा, मैं बहुत जो एस्पिरेंट्स हैं उनको भी कहना चाहूँगा, कभी कभार हमारे जीवन में ऐसी चीज़ें होती हैं कि हमें खुद नहीं पता होता है कि टर्न ऑफ इवेंट्स कैसा होगा। तो अगर हम लोग अपना बस हेड डाउन करके अपना काम पे ध्यान करें तो भगवान ने हम लोगों के लिए ज़रूर कुछ बेहतर सोचा है। उनके प्रोसेस में भरोसा करने की ज़रूरत है। और ये कुछ चक्र ऐसा है कि जब आप इसको पीछे हाइंडसाइट में देखते हैं तो अब मैं अपनी जो 3 साल की यात्रा को देखता हूँ, मैं सोचता हूँ ये बिल्कुल ऐसे ही होना था, तभी जाके ये मंजिल तक मैं पहुँच पाता। हाँ जी, मेरे लिए मेरी जो कहानी थी उसमें वो भूमिका ऐसी ही लिखी गई थी कि जब मैं असफल हुआ क्योंकि दरोगा, क्योंकि बीपीएससी को मैं सीरियसली नहीं ले रहा था, से बाहर लग रहा था जी। लेकिन जब लास्ट ईयर मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, अब मेरे पास डू और डाई की सिचुएशन थी, अब मेरे पास मजबूरी हो गया कि अब मुझे ये करना है, और भगवान ने उसका फल दिया। तो और काफ़ी अच्छा फल दिया भगवान, है ना, तो थैंक्स गॉड। थैंक यू जी। एक वो इंसिडेंट जो आपको याद होगा, जब आप इंटरव्यू देके निकले थे, कितने तारीख को इंटरव्यू था आपका? 9 तारीख। जी पहला दिन था। जी तो जब आप इंटरव्यू देके निकले उस दिन हम आपसे मिले थे, तो क्या इंसिडेंट हुआ थोड़ा सा? जी आप जब जी सूर्या जी, आप मैं बताता हूँ, आप एक जो आपका बहुत एक खूबी है कि आप बहुत हंसी मजाकिया ढंग में आप एक वो बात करते हैं, और आपसे जब इंटरव्यू लेते हैं तो बहुत सहज ढंग से लेते हैं। आपने मुझसे एक बार वो जब मैं बाहर निकल रहा था तो आपने कहा कि सर ये एक इंटरव्यू दे दीजिए, अभी आप निकल लें, क्या पता हमारी दुआ लग जाए। और सच में आपकी दुआ मैं क्योंकि किसकी दुआ कब कबूल होती है, मैं तो इसीलिए आपने कहा था। और मैंने जब आपसे हमारी इंटरव्यू हुई और आपने उस वक्त कहा था कि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो घर पर आके मैं इंटरव्यू करेंगे, लॉन्ग इंटरव्यू करूंगा। जी और देखिए वैसा ही हुआ, और तो मेरे लिए मैं कह सकता हूँ आप लकी हैं। थैंक यू। आंटी आपको याद होगा जब हम विकास जी का इंटरव्यू ले रहे थे तो हम एक लाइन मुंह से निकला है उस पुराने इंटरव्यू में, अभी तो मैं स्टूडेंट बोल रहा हूँ लेकिन जल्दी ही आप अफसर बनेंगे। जी आपने बिल्कुल ऐसा कहा कि अभी तो आप स्टूडेंट हैं और बाद में अफसर। तो एक्चुअली मैं हाँ उस दिन आप बोले थे, हाँ उस दिन आप बोले थे, हम भी बगल में खड़े थे इसके तरफ। मैं अब बताना चाहूँगा आपके बारे में, जब मुझे जानकारी मिली कि आपने खुद अच्छा नहीं,
ठीक है, तो एक वो हाँ मैं बोलना चाहता हूँ कि आप जिस तरीके से चैनल में ये लोगों तक जो भी सक्सेसफुल कैंडिडेट हैं उनका वीडियो पहुँचाते हैं, इससे बहुत लोगों को प्रेरणा मिलती है। इस काम में मैं आपको ऑल द बेस्ट बोलना चाहता हूँ और आप नई ऊंचाइयों तक छुएं, ये मेरी भगवान से प्रार्थना है। चलिए धन्यवाद विकास जी, अच्छा लगा। सर ये और बताइए, अब तो सर हमको भी बोलना पड़ेगा क्योंकि ये प्रोटोकॉल बनता है, तो सर ये बताइए ये बताइए कि आपने जो मेंस के लिए पढ़ी थी बुक्स, पीटी तो बहुत सारा बुक है, मेंस का जो तैयारी आपने किया था वो किस तरह से किया था कि मेंस बहुत महत्वपूर्ण है? देखिए मैं बताता हूँ, मेंस में बहुत बार क्या होता है, एक इंग्लिश में सेइंग है, सिंप्लिसिटी इज़ मोस्ट कॉम्प्लेक्स। जो सबसे सहज है वही सबसे जटिल है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत बार क्या होता है, मेंस के प्रिपरेशन के क्रम में लोग इतने बुक्स पढ़ना चाहते हैं और लोग चाहते भी हैं कि जवाब उसका इस तरीके से दिया जाए कि मैंने यहाँ पढ़ाई की और ये बुक्स पढ़ाई। मैंने मेंस की अपनी स्ट्रेटजी बहुत सिंपल रखी। अब तो थोड़ा फॉर्मेट चेंज हुआ है, लेकिन हमारे टाइम में GS1 पेपर में 3 क्वेश्चंस आते थे, वो प्रेडिक्टेबल ही रेंज के रहते थे। जी। और जो उसके साथ स्टैट्स है, तो स्टैट्स में काम करने की ज़रूरत है। जो करंट अफेयर्स था उस वक्त IR और करंट अफेयर्स के लिए, उसमें मैंने विज़न का नोट्स उठाया। विज़न नोट्स में जो भी G20 से लेके G7 से लेके जो भी 365 जी विज़न 365, तो वही ये मैंने विज़न, हाँ जी, विज़न का मैंने जो कुछ भी था उसमें विज़न का अच्छे से नोट्स प्रिपेयर किया। हाँ, और मेरे पास जैसे मैंने आपको इंटरव्यू में बोला था, एक वाइट बोर्ड था मेरे पास, उस पर मैं लिखता बहुत था क्योंकि G7 के बारे में पढ़ा, तो G7 जो कुछ भी पढ़ा बार बार G7 के बारे में मैं लिख सकूँ। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे नोट्स आंसर राइटिंग बहुत मुश्किल लगता था करना, लेकिन जब मैं बोर्ड पे लिखा वो जो मार्कर से, तो बहुत अच्छा लगता है लिखने में। तो वो अखरना जो पेपर पेन लिख के जो लगता है जी बहुत मेहनत का काम है, वो मेरे से गायब हो गया। इसमें जो लिख रहा हूँ मिटा रहा हूँ, तो ये और ये मैंने लिख भी लिया और मुझे पता भी नहीं चला। तो ये एक ट्रिक की तरह मैंने यूज़ किया। मेरे भगना के लिए एक हम लोगों ने छोटा बोर्ड खरीदा था, उसी पे ABCD पढ़ाते, उसी पे मैंने लिखने लगा। तो नहीं, मैं यही एस्पिरेंट्स को बोलूँगा कि वो किसी भी तरह लिखें, क्योंकि जी मैं बताता हूँ, विज़न IAS में जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, रसिया यूक्रेन वॉर था, तो उसका हिस्ट्री, उसका कॉन्सिक्वेंसेस, बाकी कंट्रीज़ पे उसका इफेक्ट, ट्रेड पे क्या रिलेशन, ऐसे विजन्स में सारे नोट्स बनाए हुए, एग्जैक्टली क्वेश्चन भी वही था। तो मैंने जो सब पढ़ा था सारे कुछ विज़न में ऑलरेडी 3 पेज में दिया गया था, वही क्वेश्चंस आ गया। क्योंकि मैंने लिख के प्रैक्टिस किया था, तो मुझे वो टाइम भी नहीं लगा, घबराहट भी नहीं हुआ, और मैंने पूरा वो ड्राफ्ट कर दिया। तो बच्चे अगर लिखेंगे, जो भी तैयारी कर रहे हैं, तो उनको बहुत ये फ़ायदा होगा जब वो आखिरी समय में, क्योंकि GS जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ समय नहीं रहेगा। तो अगर आपने वहाँ ड्राफ्ट करने लगे आप सोच के, तो बहुत समय बर्बाद हो जाएगा आपका। तो प्रैक्टिस, क्योंकि BPSC का पेपर में क्वेश्चंस उतने डिफिकल्ट नहीं होंगे, लेकिन लेंदी क्वेश्चंस होंगे, टाइम यहाँ फैक्टर है। और जो अभी नया पैटर्न है उसमें तो और शॉर्ट क्वेश्चन आने लगे। जी, ये एक तरीका से अच्छा है। इसमें मैं बोलूँगा कि इसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं बच्चे, क्योंकि देखिए अब क्या, क्योंकि मैंने 68 का भी मेंस दिया है। 60 मेंस वाली वो चीज़ आप रेगुलर लिखते थे, है ना? हाँ, और आपने पूछा था, हाँ, और आपने 10 मार्क्स वाला पूछा था, तो मैं बता रहा था 68 मेंस में ये 10 मार्क्स वाला जो है, हाँ जी, देखिए ये अब क्योंकि थोड़ा सा यहाँ है, क्योंकि मैं CBSE मीडियम से था, तो राइटिंग प्रैक्टिस CBSE वालों की थोड़ी अच्छी होती, कम बिहार बोर्ड वाले से स्टूडेंट्स की थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है जहाँ वो लिखने के जी और मैं ये, लेकिन मैं कहूँगा अगर ये 10 मार्क्स है तो एक चीज़ इसमें ये अपॉर्चुनिटी इन डिस्गाइज है, इसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं। क्योंकि बस 2 पेज में आंसर लिखना है तो आपके पास बहुत चीज़ तो आप उसमें हटा नहीं सकते। अगर आप उसमें आप एक एसेंस भी अगर आप उसको जानते हैं तो उसको आप इस ढंग से प्रस्तुत कीजिए जो कि आप कम्प्रिहेंसिव बना सके। और अगर आप ऐसा लिखेंगे तो पहले उस क्वेश्चन में अगर मान लीजिए 36 मार्क्स का क्वेश्चन था तो 20 मार्क्स आता। अगर आप अपना फ्रेम करना जानते हैं आंसर, तो अगर 7, 8 भी आते जाए, 3 में आपको 8 मार्क्स आया, 2 7 में आ जाए, तो 24 और 14 38 मार्क्स तो आपको आ जाएंगे।
काफ़ी है। तो ये बच्चों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, इसमें मार्क्स अच्छा है इसको लेना चाहिए कि कम शब्दों में लिखना है तब ज़्यादा नॉलेज की जरूरत ही नहीं। जरूरत ही नहीं है, आप कम भी जान लिखाएगा नहीं जी, एग्जैक्टली। तो आप अच्छा ही जी आप अच्छा ही लिखेंगे तो ये बच्चों के लिए इनफैक्ट मुझे लगता है ये अच्छा ही काम किया गया है बीपीएससी के। लेकिन जो बच्चे डर रहे हैं ना उनके लिए यही है कि वो प्रैक्टिस करें, लिखें। अगर उनको कॉपी में लिखने में दिक्कत हो रही है तो व्हाइट बोर्ड पे लिखें, उसमें लगता नहीं आप लिख रहे हैं, उनके राइटिंग प्रैक्टिस। लिखने में डर होता है जी शुरुआत एग्जैक्टली मैंने भी इसलिए मार्कर पे लिखना शुरू किया कि कॉपी पे मुझे आलस लगता है। मैं खुद को बहुत लेजी स्टूडेंट मानता हूँ, लेकिन जो मेरा वीकनेस था उसको मैंने तरीका ढूंढा कि ओवरकम कैसे कर सकता। कॉपी पे मैंने नहीं लिखा क्योंकि मुझे लिखना पसंद नहीं था, ना ही मैंने कभी मॉक दिए, तैयारी अपने ही तरीके से की, लेकिन जो किया वो ईमानदारी से पूरी तरह से किया। आपके घर का माहौल भी लग रहा है, चूंकि आपके पापा जी जो है खुद ही उस रूट से गुजरे हुए हैं, अब माता जी भी काफ़ी शिक्षित है, तो अब इस बात है कि आपको ज़्यादा टेंशन नहीं होगा फैमिली में ना? नहीं जी, परिवार का बहुत सपोर्ट मिला। परिवार मैं यही कहना चाहूँगा, अगर पॉकेट इतना ही छोटा है, छोटे मार्क्स के लिए बता रहा हूँ 68, 69, 70, तो इसमें हम चाहेंगे हीरा भरे ना, कोयला क्यों? एग्जैक्टली यही होता है। अब छोटा लिखना है तो अब बच्चे भी उसको अच्छा करेंगे और ये बच्चों के लिए भी एक तरीका से अच्छा ही होगा। सिंपल से अगर पूछ ले कि मान लीजिए कि हिस्ट्री का ही क्वेश्चन है जी, कि मान लीजिए कि मौर्य काल को अशोक को महान क्यों कहते हैं? महान क्यों कहते हैं, तो भैया बता दो ना। ये तो बहुत चीज़, जैसे कि आपने यही क्वेश्चन पूछा तो उसमें आप मौर्यन के कल्चर के बारे में भी जानते हैं, तो उसका बहुत सारा पॉइंट इसमें आप यूज़ करके आप बना सकते हैं इसको। तो इस तरीके से आप बनाया जा सकता है। या शॉर्ट में कुछ पूछ लिया, कोई भी क्वेश्चन। जी पश्चिमी घाट की जो है नदियाँ जो है डेल्टा क्यों नहीं बनाती हैं, तो इसको आप अगर आप एक दो नदी भी जानते हैं तो उस रूप से आप कुछ तो एक आइडिया तो ये ढाल है ना? जी बना नहीं पाती है, दूरी तय नहीं करती है लंबा। बिल्कुल बनेगा नहीं। बिल्कुल। और ये एक तरीका से बच्चों के लिए एक अच्छा बहुत मार्क्स फीचिंग अवसर है, मैं कहूँगा उसमें। जी। हाँ अच्छा, एक चीज़ एक नया, इस बार तो ऑप्शनल नहीं है, आपके क्या ऑप्शनल थे? मैथिली ऑप्शन। जी क्योंकि आप उस क्षेत्र से आते भी है, कहाँ आपका मूल स्थान हुआ? जी मेरा मधुबनी, मेरा गाँव फेमस है कि हम लोग का एक रिच कल्चर। जी। तो जैसे पिछली बार तो ऑप्शनल था तो नंबर उठे अच्छे बच्चों के, अब आ गया एसी उसके स्थान पे, तो इसे कैसे करें बच्चे? कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन था मूस मोटे इहन लोरहा हुई हैं, तो उसमें मुझे पता नहीं क्यों क्वेश्चन इन्होंने दिया, लेकिन मशीन बकरा, जैसे कि एक मैंने जिस पे लिखा था, मैं एग्जांपल देता हूँ कि लिखा था कि मैथिली का एक क्वेश्चन था कि साइंस के बिना विज्ञान आन्हर है या विज्ञान के बिना साइंस नांगर छे, मतलब साइंस और विज्ञान। तो इसको मैं उदाहरण देता हूँ, मैंने शुरुआत किया ऋग्वेद से। एक लाइन, साइंस और विज्ञान तो आपके लिए आसान रहा होगा क्योंकि आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं। जी ये धर्म और साइंस कैसे रिलेटेड हैं, तो मैंने धर्म से ऋग्वेद से शुरू किया। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ल्यूसेंट में सब जानते हैं कि इसके बारे में लिखा है, एक आर्चरी में, एक मेडिसिन में। तो मैंने प्रस्तुत किया इस तरह की जो हिंदू धर्म है वो पहले से ही साइंटिफिक स्टडी पे बेस्ड है, और इस तरीके से हमारी धर्म की संरचना है कि इसमें वेद, जो कि हिंदू धर्म वेद पे आधारित है, वो वेद खुद एक साइंटिफिक स्टडी है अलग अलग चीज़ों का। तो इस तरीके से मैंने उसको शुरुआत की, और जैसे मैं आगे तो जो कुछ भी वहाँ ध्यान पे आया उस तरीके से मैंने स्टार्टिंग का पेड़ अच्छा रहा आपका। जी। बात है, आप विज्ञान कहाँ से निकलता है? विज्ञान कहाँ से निकला? पुस्तक से निकलेगा, से निकला है। जी। तो मैंने ये मुझे याद है कि बहुत जी एग्जैक्टली मैंने ये भी बताया कि बिहार ऐसे भी ट्रेडिशन है जहाँ पे बिहार में ऐसे लोग हुए हैं जो कि विज्ञान में। जी एग्जैक्टली। तो ये सब पॉइंट मैंने इनकॉर्पोरेट किया और उसको मल्टी डायमेंशनल, मैं बच्चों को ये बात बता सकता हूँ कि अपने बहुत मल्टी डायमेंशनल लिखे, जितने एस्पेक्ट से सोच सकते हैं लिखेंगे। जी एग्जैक्टली। याद आया एक क्वेश्चन था कि आप क्यों काम करना बेहतर है हमेशा कुछ सोचने से, एग्जैक्ट टॉपिक नहीं आ रहा है। तो वो कुछ सेकंड एसे में जो मैंने लिखा था कि उसमें उसका एसेंस ये था कि काम करना ज़्यादा अच्छा है, बिना बस उसके बारे में सोचना इज़ नॉट इनफ। तो काम के परिप्रेक्ष्य में मैंने फंडामेंटल ड्यूटीज़ की भी जिक्र की। क्योंकि हमारा संविधान से जोड़ दिया जी, हमारा संविधान काम के साथ साथ उसको हमारे संविधान ने फंडामेंटल राइट हमें अधिकार दिए हैं, तो हमें ड्यूटीज़ भी दी हैं। ये जो काम करने का जो ये बात है, ये हमारे संविधान से ही, भारत क्योंकि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है तो उस संविधान में ही फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जिक्र है। और मैंने कहा कि
एक समाज जो है परिवार से बनता है और परिवार सदस्यों से बनता है, और अगर हर सदस्य में एक पिता होता है, हर परिवार में एक पिता होता है, एक बच्चा होता है, अगर सब अपनी अपनी भूमिका निभाए तो वो समाज बेहतर बनेगा, उसी समाज से देश बेहतर बनेगा। इस तरीके से मैंने अपना ऐसा जी 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 जो हाँ और मतलब चूंकि आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट है तो आप लोग ऐसे लिखते हैं, बस मैंने एग्जैक्टली उससे अच्छा ठीक है। तो लेकिन यही है कि अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर मार्क्स आपको मिलेंगे। मैं एक कमेंट करना चाहूँगा इस पर। देखिए, जो बोलते हैं ना कि सर नंबर कैसे आते हैं, कैसे नंबर लाए, तो बाबू देखिए इनका अप्रोच समझने की कोशिश करिए। अप्रोच इनका ये रहा है कि इंटरलिंकिंग, जी 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 ये नहीं बंध रहे हैं कि ये चूंकि इतिहास का प्रश्न है तो इसमें हम पॉलिटिक्स क्यों डालें, जी जी ये जी विज्ञान का प्रश्न है तो इसमें हम साहित्य क्यों डालें। देखिए मैं बोलूँ, मैं पढ़ता कम था, मेरे पास डेटा लिमिटेड ही रहता था, तो मेरे पास ज़्यादा जी 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 तो मैं उसको जितना कनेक्ट कर पाऊँ, जो भी चीज़ मैंने, जैसे कि मैंने बिहार जी जी एक उदाहरण देता हूँ, बिहार स्पेशल में मैंने जब पढ़ा, मेरा मकसद था कि मैं थोड़ा आलसी प्रवृत्ति का हूँ, तो मेरा मकसद इस शुरू से था कि अगर मैं कुछ पढ़ रहा हूँ तो उसका भरपूर इस्तेमाल करूँ। तो पीटी का के लिए मैंने जो पढ़ा उसका मैंने मेंस में भी इस्तेमाल किया। एग्जाम्पल जैसे कि हमारा मेंस में एक क्वेश्चन था कि बिहार हेल्थ रैंकिंग में सबसे लास्ट पे है और सरकार द्वारा क्या किया जा रहा है, तो मैंने इसका आंसर देते हुए जो पीटी के क्रम में मैंने पढ़ा था कि एड्स समाप्ति का लक्ष्य डेटा के लिए ये सब पढ़ा था, 2030 है, हेपेटाइटिस बी का SDG, लेकिन उसमें जो ये सब था ऐप, जैसे कि ऐप कौन सा है, तो अनमोल ऐप जो हेल्थ रिलेटेड है, ये सब मैंने ई गवर्नेंस में चर्चा किया इस बात का कि गवर्नमेंट हेल्थ मॉनिटरिंग के लिए जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो अनमोल ऐप का लॉन्च किया है। तो इससे मैंने ये दिखाना चाहा हमारे हेल्थ में जो कितना इंफ्रास्ट्रक्चर में कितने पैसे खर्च हो रहे, 7 निश्चय कार्यक्रम हो गया, तो ये सब मैंने सारा पॉइंट्स जिक्र किया। तो ये सब एक्चुअली मैंने पीटी में के लिए पढ़ा था, उसको मैंने मेंस में भी इस्तेमाल किया। पीटी और मेंस अलग चीज़ें नहीं है। नहीं बिल्कुल नहीं है। पीटी और भरमाते हैं ना, पीटी अलग पढ़ो मेंस अलग पढ़ो, वो कहीं ना कहीं आपको सफलता की तरफ नहीं जी बिल्कुल। देखिए अगर आप ये ध्यान रखिए, पीटी में भी जो आप डेटा पढ़ रहे हैं वो तो बिहार सरकार का ही डेटा पढ़ रहे हैं ना, वो तो हेल्थ डिपार्टमेंट का, एजुकेशन डिपार्टमेंट का, ये बजट, ये तो अगर आप अपने आंसर में जब आपने बजट पढ़ा है तो बजट को बस डेटा के रूप में याद मत कीजिए। जैसे हम लोग अपने टाइम में 2,37,652 बजट था जब मैंने पढ़ा था, तो मुझे तो अगर मैंने ये पढ़ा है और मुझे याद है, रटा हुआ, तो इसको मैं यूज़ तो कर सकता हूँ, या तो इसको मैं पॉजिटिव, हाँ जी इसका पॉजिटिव में भी यूज़ कर सकता हूँ, नेगेटिव दोनों पक्ष है कि बजट इतना है इसको सही करें, या अभी इतना है लेकिन और की ज़रूरत है, बहुत तरीके हैं इसको। तो ये डेटा को आप जो भी जानते हैं उसको हाँ आप कितना यूज़ कर पाए। एग्जैक्टली आप वहाँ पे आपको ऐसा दिखाना है। देखिए हर कोई आदमी हर कुछ नहीं जानता, और आप जब सफल होके कलेक्टर बनिए, डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी या अलग अलग पद पे जाएंगे, तो वहाँ पे आपको अपने विवेक का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। हर वक्त आप पुस्तक और सिलेबस पढ़ के नहीं जा सकते। क्वेश्चन था जीविका एसएचजी का, जी वर्ल्ड बैंक चूंकि इसको काफी जी बड़ा प्लान है। देखिए वही है, क्योंकि जीविका बहुत एक अच्छा प्लान है, तो एक्सपेक्ट किया जाता है कि विद्यार्थियों को वो बात पता रहे, और इसलिए उसके बारे में क्वेश्चन है, काम करना है। तो इसलिए आपका सोच थोड़ा उस हिसाब से होना चाहिए कि जो भी, देखिए बिहार में जो समस्याएं हैं चाहे हेल्थ से रिलेटेड, वो महसूस करने वाली बातें हैं। चूँकि हम लोग बिहार में ही हैं, तो बिहार में जो भी समस्या है उसको समझ के और हमेशा एक निराकरण प्रस्तुत करें, उस चीज़ के बारे में सॉल्यूशन दे कि वो समस्या दूर कैसे की जा सके। उससे आपके आंसर में एक सीरियसनेस आएगा, आप बस उससे लगेगा कि बस डिफ़िकल्टी पॉइंट आउट नहीं करते हैं आप, सरकार आप ये बता रहे हैं कि सरकार भी निरंतर, क्योंकि अभी तक सरकार जब इतना कुछ तो सरकार कर ही रही होगी, तो सरकार भी वो करिए। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, एक क्वेश्चन था फ्लड रिलेटेड हमें, तो मैंने उसमें लिखा था जी, तो फ्लड और ड्रॉट का तो क्वेश्चन आता ही है। मैंने नॉर्थ बिहार का और की तरफ बहुत प्रमुख समस्या, और बिहार के बाकी डिस्ट्रिक्ट में भी है, लेकिन मैंने बताया ये फ्लड जो है उसको रोकने से ज़्यादा फ्लड को मैनेज करने की ज़्यादा ज़रूरत है। अब ये सही जी मैंने ये कहा कि फ्लड रोकने से ज़्यादा हमें समझना होगा कि अगर फ्लड आ रहा है, क्योंकि ये समस्या तो हर बार आएगी, प्राकृतिक है, रोक सकते नहीं है, तो इसको अगर हम लोग बेहतर प्रबंधन कर ले तो इस प्रबंधन के माध्यम से बहुत सारे लोगों का जीवन बेहतर किया जा सकता है। अब इसमें रोक नहीं सकते जी, आप फ्लड को तो जी बिल्कुल, आप इसको रोकने से ज़्यादा इसको प्रबंधन की ज़्यादा बेहतर, चूँकि आप अधिकारी
बनेंगे, उसी में से बनना है। Exactly. सरकार उम्मीद करती है कि भाई आप हमारे प्लान से कितने सहमत जी। हैं, और अगर आप अधिकारी बनेंगे तो आपको क्या कमी लग रहा है, कैसे सुधार करेंगे? देखिए वो है कि अगर आप सरकारी योजनाओं का बारे में बताते हैं और विस्तृत बताते हैं, या आप बस जानते ही हैं, आप छोड़िए, आप 7 निश्चय अगर पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ लीजिएगा, 14 योजना तो आप ऐसे ही जान जाइएगा। तो और ये सरल भी ऐसे सरल शब्दों में है। तो इस तरह की योजनाएं अगर आप अपने आंसर में लिखेंगे तो उससे ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन बनेगा। जो आपके चेक कर रहे हैं उनको लगेगा कि आप सिस्टम के एक हिस्सा होने वाले हैं, और उसमें आपका डेटा और फैक्ट और योजना टाइप के जो हाँ। वैसे ही है जैसे आंखों में काजल और माथे पे चंदन। बिल्कुल 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 बिल्कुल, वो आपको आप ही के आंसर को वो एक क्वालिटी देता है। और बताते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है विश्व की पीपीपी का था तीसरी अर्थव्यवस्था। जी जी जी। तो कहीं ना आपको पता है कि भाई आपने मजबूती दे दिया है। देखिए, और आपको हमेशा ध्यान रखना होगा, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, यहाँ हर कोई उस सीट के लिए प्रयास कर रहा है। तो आपको अब आप चूंकि आपका आंसर सीट है, वो सामने वाले से बेटर होना चाहिए। अब जो जीविका लिख रहे हैं उसमें वर्ल्ड बैंक की रेफरेंस नहीं थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली। और मैं बताता हूँ, इंटरव्यू के दौरान भी ये लोग बहुत स्पेसिफिक होते हैं। मैं उसके बारे में बताता तो एग्जैक्टली जो सटीक पॉइंट होता था वो ये लोग वो जानना चाहते थे, उम्मीद करते और आपसे उम्मीद की जाती है। तो मैं समझता हूँ कि ये मेंस में भी इनका पैटर्न वही है। जब ये क्वेश्चन पूछते हैं तो ये देखते हैं जो वो मांग कर की जा रही कीवर्ड। हाँ एग्जैक्टली, वो जो कीवर्ड है वो आंसर में है कि नहीं, और अगर आप उस कीवर्ड को आपने टच कर लिया तो यकीन मानिए आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ये सही बात हो गई कि किसी से मिले और पूछे नहीं कि बाबू नाम क्या है। जी 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 बिल्कुल, वो आपसे चाहते हैं कि आप बहुत सहज तरीके से बहुत चलिए विकास जी, ये बताइए कुछ जो है बच्चे तैयारी करें उनको 2 टिप्स जो आप देना चाहेंगे। 2 टिप्स। देखिए, मैं बहुत पहले भी मैंने बोला है, और ये मैं बच्चों सबको बोलना चाहूँगा कि आप ज़्यादा रिज़ल्ट के बारे में मत सोचिए। अपना एक टारगेट बनाइए, उस पर डेली का पढ़ाई कीजिए। जब आप वो अपना काम कीजिएगा तो आपको बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस आएगा। ये अगले दिन आप मेहनत के लिए आपको बाध्य करेगा, और ये जब आपका रूटीन हो जाएगा यही आपको सफलता तक पहुँचाएगा फाइनली। ये तो बच्चों के टिप्स हो गए। और कोई अगर आपको अच्छा जो आपको टैगलाइन कोई हो जो आपको हमेशा मोटिवेट करता हो, या जब आप डिप्रेशन में उतार चढ़ाव के दिनों में कुछ आपके जो मोटिवेशन की चीज़ रहे वो बता दीजिए। कोई टैगलाइन। बाकी कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा, तुम्हारा वक्त आया था और हमारा दौर आएगा। जी 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 ये जी मोटिवेशन देता है आपको। जी 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 जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हम चाहते हैं कि आप स्वस्थ बिहार, विकसित बिहार, बेहतरीन बिहार में अपना योगदान दें। जी जी थैंक यू सो मच, थैंक यू। ठीक है अंकल जी। बहुत धन्यवाद आपका। आपका जो जी लेवल हम जो देखे हैं इंटरव्यू लेने का, तो हम तो सोचते हैं कि आप अपने अफसर हैं। धन्यवाद। ठीक है आंटी जी। ठीक है, धन्यवाद।